एक ऐसी कंपनी जिसका आईपीओ तो अभी आ रहा है, लेकिन इसका प्रोडक्ट इंडिया का घर-घर में पिछले 28 साल से यूज़ हो रहा है। जी, मैं बात कर रहा हूँ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का, फाइनली जिसका आईपीओ 7 तारीख को ओपन हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 7 पॉइंट में इस आईपीओ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग अबाउट द कंपनी देखें कि क्या कंपनी का बिज़नेस मॉडल है, किस तरह से ये रेवेन्यू अर्न करती है। दूसरा, हम लोग इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे कि अभी करंट मार्केट शेयर क्या है इस इंडस्ट्री में, आगे ग्रो होने का कितना स्कोप है भी या नहीं। थर्ड, हम लोग इसको फाइनेंशियल्स का एनालिसिस करेंगे डिटेल्स में। नेक्स्ट, हम लोग इसके पीयर कंपनी के साथ में कंपेयर करेंगे कि एज कंपेयर टू पीयर कंपनी ये कितना हाई वैल्यूएशन पे आ रहा है या फिर लो वैल्यूएशन पे आ रहा है, किस तरह से ये ग्रो कर रही है। नेक्स्ट, हम लोग स्ट्रेंथ का बात करेंगे कि इस कंपनी में क्या क्या स्ट्रेंथ है। उसके बाद हम लोग इसके वीकनेसेस का बात करेंगे कि इस कंपनी में किस तरह का रिस्क है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कौन कौन सा रिस्क को फेस करना पड़ेगा। और एंड में हम लोग बात करेंगे आईपीओ का डिटेल्स के बारे में कि किस प्राइस पे आईपीओ लॉन्च हो रहा है, कब तक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक्सेट्रा सारे डिटेल्स के बारे में। तो सारा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का शुरुआत इंडिया में 1997 में हुआ था, जो कि एक होल्डली ओन सब्सिडरी है साउथ कोरियन कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, ये सारी चीजें का। ये बेसिकली दो सेगमेंट में मेन काम करता है। सबसे पहला सेगमेंट है इसका होम अप्लायंसेस एंड एयर सॉल्यूशन डिवीजन और दूसरा है होम एंटरटेनमेंट डिवीजन। होम अप्लायंसेस में आपका रेफ्रिजरेटर आ जाता है, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव एक्सेट्रा। और होम एंटरटेनमेंट में इसमें जो मेन प्रोडक्ट है वो टीवी है, बाकी अदर चीजें आ जाते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बात करें तो इंडिया में इसका दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक है नोएडा में और दूसरा है पुणे में। अगर टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी दोनों मिला करके है 1,45,10,000 प्रोडक्ट्स एक साल में बनाने का, जिसमें से कंपनी FY25 में ऑलरेडी 76.8% कैपेसिटी यूज कर रही है और जून 2025 की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 84% कैपेसिटी यूटिलाइज कर ली है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 85%, 90% ये मैक्सिमम एक तरह से होता है। इससे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं यूटिलाइज कर पाती अपने इंस्टॉल कैपेसिटी का। तो अब हाई टाइम आ गया है एलजी के लिए कि अब एलजी का नया एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना चाहिए। इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे, कंपनी ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है। 2 सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, 23 रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है जहाँ से ये प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑल ओवर द इंडिया। 51 ब्रांच ऑफिस है इसका ऑल ओवर इंडिया में और 30,847 सब डीलर्स का सपोर्ट है, जिसके थ्रू से ये ऑल ओवर इंडिया में अपना प्रोडक्ट्स को बेचती है। अब यहाँ पे अब एक इंटरेस्टिंग डेटा है कि जो एलजी का ब्रांड शॉप है जहाँ पे एक्सक्लूसिवली सिर्फ एलजी का प्रोडक्ट मिलता है वो FY23 में था 840, लेकिन FY2025 में ये घटकर हो गया है 777। लेकिन जो B2C टच पॉइंट है जैसे कि रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, जहाँ पे एलजी के साथ साथ और भी बाकी कंपनियों का प्रोडक्ट्स रखा जाता है, उसका नंबर्स बढ़ा है 34,874 से बढ़ करके 35,640 हो गया है। और अभी एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन लोग सेटअप करने का तैयारी कर रहा है आंध्र प्रदेश में, जिसके साथ में MOU भी साइन हो चुका है श्री सिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। और इसका एक्सपेक्टेड कॉस्ट कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 5,001 करोड़ के आसपास में आने वाला है और यहाँ पे 2027 से ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इंडस्ट्री में किस तरह का ग्रोथ हुआ है ऑलरेडी और यहाँ पे स्कोप है, या फिर जब उसको दूसरे कंट्री से कंपेयर करते हैं तब। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो और रेफ्रिजरेटर में तो इंडिया में मात्र 35% हाउस होल्ड घर है जहाँ पे रेफ्रिजरेटर यूज हो रहा है। वहीं अगर यूएस से कंपेयर करें तो वहाँ 80% यूज होता है। चाइना में तो बहुत अधिक है, 99% लोग चाइना में रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं। वॉशिंग मशीन में 22%, यूएस में 80% ऑलरेडी यूज हो चुका है और चाइना में 70%। तो यहाँ भी हमारे पास इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है। टीवी इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं, 78%। यूएस का बात करें तो 95% और चाइना में 85% लोग ऑलरेडी टीवी का यूज कर रहे हैं। और माइक्रोवेव में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, 4% सिर्फ लोग यूज कर रहे हैं इंडिया में अभी माइक्रोवेव। वहीं अगर यूएस में देखें तो 80% और चाइना में देखें तो 20%। अब देखिए कि इंडिया का धीरे धीरे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है। अगर इसको कंपेयर कीजिए लास्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर से, अगर इसको कंपेयर करेंगे लास्ट 5 ईयर या 10 ईयर से, और आज अगर आप गाँव में भी जाते हैं तो गाँव में भी इवन आपको घरों में आपको वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, ये सारी चीजें मिलने लगता है। तो धीरे धीरे और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, उस तरह से लोग इसके तरफ ज़्यादा झुकाव जाएंगे। लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिज खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वॉशिंग मशीन खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे और माइक्रोवेव तो अभी
अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ा है। अगर इसका मार्केट साइज का बात करें हैं तो इंडिया का अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट साइज है 6,87,500 करोड़ का पूरा मार्केट कैप है और 11% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से अभी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। ये तो हुआ इंडस्ट्री के बाद। अब जब इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रहा है और इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा स्कोप है, तो उसमें एलजी कहाँ पे स्टैंड करता है? तो माइक्रोवेव में 51.4% इसका मार्केट शेयर है, वॉशिंग मशीन में 33.5% है, रेफ्रिजरेटर में 29.9% 30% का राउंड में है, इन्वर्टर एसी में 20%, पैनल टीवी में 27.5% और वाटर प्यूरिफायर में 40.5% है। यानी इंडिया का ये सेकंड लार्जेस्ट होम अप्लायंसेस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है सैमसंग के बाद, जिसका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है और कुछ कुछ चीजों में तो ये नंबर 1 पे है। अब रेवेन्यू को बात करते हैं कि आखिर ये पैसा कहाँ से कमाते हैं। तो बेसिकली शुरू में ही हम लोग बात किए थे कि ये 2 सेगमेंट में काम करता है ये कंपनी। एक हुआ होम एंटरटेनमेंट डिविजन और दूसरा हुआ होम अप्लायंसेस। सबसे ज्यादा जो मेजर चंक आता है कंपनी का वो है होम अप्लायंसेस एयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब रेवेन्यू की बात करते हैं कि आखिर पैसा सबसे ज्यादा एलजी कहाँ से कमाता है। तो शुरू में ही हम लोग बात किए कि एलजी बेसिकली 2 सेगमेंट में काम करता है। सबसे पहला है होम अप्लायंसेस में और दूसरा है होम एंटरटेनमेंट। तो सबसे ज्यादा इनकम एलजी को होम अप्लायंसेस एयर सॉल्यूशन डिविजन से आता है 75% और उसके बाद होम एंटरटेनमेंट डिविजन से सिर्फ 25% आता है। इसको अगर और फर्दर ब्रेक करें तो रेफ्रिजरेटर से 27% इनकम कमाता है, एसी से 22% इनकम आता है, वॉशिंग मशीन से 21% और बाकी से 5% और टीवी से 20% आता है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप एलजी का कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब देखते हैं कि फाइनेंशियल में किस तरह से ये कंपनी है। तो अगर रेवेन्यू की बात करें तो FY 2023 में रेवेन्यू था 19,864 करोड़, जो बढ़ के FY 2025 में 24,366 करोड़ हो गया है। ग्रोथ में 14.1% का ग्रो किया पिछले एक साल में। नेट प्रॉफिट का बात करें तो 1344 करोड़ था FY 23 में, जो बढ़कर के 22.3 करोड़ हो गया। 45.8 यानी 46% का ग्रोथ है एक साल में। EPS की बात करें तो 20 रुपीज से बढ़ करके 32 रुपीज हो गया है। और एसेट्स की बात करें तो एसेट्स टोटल कंपनी का है 8,922 से बढ़ करके 11,517 करोड़ का टोटल एसेट्स है FY 25 में। लोन इसका 0 है किसी भी ईयर्स में, मतलब ये कंपनी फुल्ली डेट फ्री है। किसी भी तरह से कोई लोन इस कंपनी के ऊपर नहीं है। ऐसे बहुत रेयर कंपनी होती है, वो भी खास करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जिसके पास कोई से भी तरह का कोई लोन नहीं है। अब कंपेयर करते हैं कि ये पीयर्स कंपनी के कंपैरिजन में किस तरह से ये काम कर रही है। तो अगर आप सेल में देखें तो सेल सबसे ज्यादा हाईएस्ट है 24,366 करोड़ एज कम्पेयर टू बाकी, क्योंकि इंडिया का ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है होम अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में। नंबर 1 पे सैमसंग है और फिर नंबर 2 पे एलजी है। ग्रोथ में देखें तो सबसे कम ये ग्रो किया है, सबसे ज्यादा ग्रो किया था ब्लू स्टार लास्ट ईयर 23.6% से ग्रो किया। अगर ग्रॉस मार्जिन का देखें, ग्रॉस मार्जिन मतलब जितना सेल हुआ उसमें से जो बेसिक खर्चा है, जो प्रोडक्ट का कॉस्टिंग खर्चा है, उसको अगर माइनस करते हैं तो वो आता है ग्रॉस मार्जिन। तो ग्रॉस मार्जिन कंपनी का 32% है, जो काफी गुड नंबर है। बट अगर कंपेयर करेंगे दूसरे कंपनी से तो वर्लपूल का थोड़ा इससे ज्यादा है 34%। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ है कि अगर आप EBITDA मार्जिन देखें तो कंपनी का 12.8% है। वहीं अगर आप वर्लपूल को देखें तो 7% है, ब्लू स्टार का 7.4%, वोल्टास का 6.4%। इसका सबसे हाईएस्ट है एज कम्पेयर टू बाकी का पीयर्स के कंपैरिजन। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफी अच्छा है, 43% है। हेवल्स का 20%, वोल्टास का 12.5% और ब्लू स्टार का 22%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि कितना पैसा कंपनी में लगा है, उसके कंपैरिजन में कंपनी कितना पैसा कमा करके दे रही है। 100 रुपया अगर कोई कैपिटल लगाया है एलजी में तो 100 रुपये के बदले में वो 43 रुपीज कमा करके दे रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 37.1%, जो काफी गुड नंबर है। अगर बाकी का कंपेयर करें तो इसका ऑलमोस्ट आधा है, 17.6%, 12.8%, 19%, 9.1%। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का मतलब ये होता है कि अगर आपने 100 रुपये लगाया कंपनी में तो आपके 100 रुपये के बदले में आपको कितना का बेनिफिट हुआ, तो 37 रुपीज कंपनी आपको कमा करके दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वही रिटर्न ऑन नेटवर्थ होता है। तो अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बदले में कंपनी कमा करके आपको 37 रुपीज दे रही है, तो काफी गुड नंबर्स होता है। इतना बड़ा नंबर्स तो
रियल में बहुत बिजनेसमैन भी नहीं अर्न कर पाते हैं कि 100 रुपया इन्वेस्ट करके वो 37 रुपीज वहां से जनरेट कर ले। लास्ट हम लोग देखते हैं प्रॉफिट अर्निंग रेशियो पे। तो पी रेशियो अगर देखें तो 37.69 का है एलजी में, जो अगर कंपेयर करें बाकी कंपनी से तो 64.14, 52%, 65। यहाँ भी देखें तो बाकी कंपैरिजन में ये थोड़ा सस्ता है बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में। अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया का। तो लीडिंग मार्केट शेयर है, ऑलरेडी हम लोगों ने शेयर में देखा कि ऑलरेडी किसी में 51%, 42% का मार्केट शेयर होम अप्लायंसेस में लेकर के बैठी हुई है एलजी कंपनी। दूसरा, ये काफ़ी ज़्यादा R&D पे खर्च करती है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर खर्च करती है, सो दैट न्यू टेक्नोलॉजी वो इम्प्लीमेंट कर पाए अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर और अपने कस्टमर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे। इसी के कारण से है कि जब आप LG का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपको एक थोड़ा सा प्रीमियमनेस फील होता है, जो दूसरे कंपनीज में उतना बेटर नहीं आ पाता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी इसका बहुत अच्छा है, ऑलरेडी हम लोग देखें कि 83% तक यूज कर रही है अपना इंस्टॉल कैपेसिटी का, जो कि रियली में बहुत गुड होता है। किसी भी कंपनी जो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की कंपनी अगर 85%, 89% इस तरह का नंबर्स को अचीव कर पा रहा है, उतना इंस्टॉल कैपेसिटी को यूज कर पा रहा है, तो वो काफी अच्छा नंबर्स होता है। जनरली इससे ज्यादा नहीं कर पाती है कंपनी। कैपिटल एफिशिएंट बिजनेस है, 100 रुपये इन्वेस्ट करके आपको 37 रुपीज मिल जा रहा है, तो इससे ज्यादा कैपिटल एफिशिएंसी और क्या होगा। इससे पता चलता है कि कंपनी प्रॉपर और सही जगह पे पैसे को खर्च करी और बेटर तरीके से खर्च करी। हाई ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिख रहा है। अब बात करते हैं वीकनेसेस का। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ साथ में वीकनेसेस भी है, और सबसे बड़ा वीकनेस एलजी के साथ में ये है इसके रॉ मटेरियल के साथ। एक एलजी के लिए जो ये फ्रिज बनाती है, टीवी बनाती है, एसी बनाती है, उसमें जो रॉ मटेरियल है वो है स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, पॉलीमर, और इसमें सेमीकंडक्टर्स भी यूज होता है सर्किट बोर्ड और इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स बनाने में। अब ये जो मेटल प्रोडक्ट्स है, इसका प्राइस में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होता है। तो जहां प्राइस वॉलेटाइल हुआ वहां पे आपका कॉस्ट बढ़ गया। अगर कॉस्ट बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट आपका प्रॉफिट में भी दिखता है। प्रॉफिट में इम्पैक्ट दिखेगा तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट आपका शेयर प्राइस में भी दिखेगा। अगर टॉप 5 सप्लायर्स का बात करें तो 22% ये वहीं से माल मंगाती है, और टॉप 10 सप्लायर से 32% जितना भी रॉ मटेरियल ये परचेज करती है। टोटल रॉ मटेरियल का 32% ये टॉप 10 सप्लायर से बात करें। तो अगर किसी भी तरह से अगर वो टॉप 10 या टॉप 5 सप्लायर्स के साथ में रिलेशन अगर खराब होता है आगे चल करके, या कोई भी डिस्प्यूट बनता है, तो कंपनी को लेकर के काफी थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा रॉ मटेरियल में। और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए रॉ मटेरियल ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल में अगर कॉस्टिंग इंक्रीज हुआ तो फिर वो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट प्रॉफिट में दिखता है, और फिर शेयर प्राइस में भी। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए रॉ मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर कल चल के किसी भी सप्लायर्स के साथ में थोड़ा भी डिस्प्यूट होता है, क्योंकि वो कुछ नंबर ऑफ सप्लायर्स के साथ में लिमिटेड है, तो उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग पे पड़ेगा, जो ओवरऑल कॉस्ट है उस पे पड़ेगा, और उसका इम्पैक्ट फाइनली जा करके शेयर प्राइस पे पड़ता है। दूसरा, ये इंपोर्ट करती है बहुत सारा प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल का आउट ऑफ इंडिया से। कुछ चीजें चाइना से मंगाती है, कुछ साउथ कोरिया से, कुछ सिंगापुर से। अगर टोटल परचेजिंग में अगर बात करें तो 46.21% रॉ मटेरियल का वो आउट ऑफ इंडिया से मंगाती है। यहाँ पे जब किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है दो कंट्री का बीच में, जैसे कभी टैरिफ का बात चल रहा है, या कल रख के इंडिया और चाइना का रिलेशन खराब होता है, या फिर इंडिया या सिंगापुर का रिलेशन खराब होता है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आता है। तीसरा, जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है, जैसे दो कंट्रीज का बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ, या कोई और थर्ड पार्टी या थर्ड कंट्री उस पर अटैक करता है, तो उसके कारण सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आता है। तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है एलजी के लिए। अब इसका आईपीओ के बारे में डिटेल्स, तो आईपीओ का साइज है 11,607 करोड़ का टोटल, और ये कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि ये 11,607 करोड़ कंपनी के पास नहीं जाएगा। ये पैसा जो कंपनी में ऑलरेडी जो प्रोमोटर्स है, जो ऑलरेडी जिसका स्टेक्स है वो बेच रहे हैं। इसका प्रोमोटर एलजी इलेक्ट्रॉनिक इनकॉर्पोरेशन है, जो अपना 15% स्टेक बेच रहा है। ये पूरा का पूरा पैसा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इनकॉर्पोरेशन लेकर के चला जाएगा। आईपीओ से पहले इसका प्रोमोटर्स का होल्डिंग 100% था, वो 15% अभी स्टेक सेल कर रहा है, तो आईपीओ के बाद 85% इसका स्टेक हो जाएगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 1080 रुपीज से 1140 रुपये का है। एक लॉट में 13 शेयर्स हैं, और अगर आप एक लॉट मिनिमम आपको लेना होगा तो एक लॉट के लिए आपको कॉस्टिंग पड़ेगा 14,820 रुपीज, जो लमसम 14 to 15,000 के आसपास में रहता है सभी कंपनी का। यहाँ पे एक स्पेशल बात है, जो लोग एलजी का एम्प्लॉय हैं और वो अगर एम्प्लॉय कोटा से
इन्वेस्ट करते हैं या फिर अप्लाई करते हैं आईपीओ में, तो उनको 108 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। आईपीओ ओपन हो रहा है 7 तारीख से, ये ओपन रहेगा 9 तारीख तक। अलॉटमेंट आपको हो जाएगा 10 तारीख को। जिसको अलॉटमेंट नहीं हुआ 10 तारीख तक, उसका पैसा रिफंड हो जाएगा 13 तक। और कंपनी फाइनली 14 अक्टूबर को लिस्ट हो जाएगी एनएससी और बीएससी दोनों जगह पर। ये था कंप्लीट डिटेल्स एनालिसिस एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के ऊपर। इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेक श्योर कि आपने बेल आइकन को हिट किया, ताकि जब भी हम नया कोई वीडियो डालें आपको इसका नोटिफिकेशन चला जाए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का रिसर्च जरूर करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।